दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जो सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि इंडिया के सपनों के एम्बेसडर भी थे। ये वो इंसान हैं जिन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। और इनको आज दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। APJ अब्दुल कलाम जी का जो फुल नेम था वो था अबुल बाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ना कि सिर्फ इंडिया के एक महान साइंटिस्ट थे बल्कि इंडिया के वो 11th प्रेसिडेंट भी बने थे। लेकिन इन सक्सेस के पीछे जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां और स्ट्रगल छुपे हुए हैं वो जानकर आपको अपनी लाइफ में काफ़ी मोटिवेशन और प्रेरणा मिलेगी। एक मुस्लिम फैमिली से होने की वजह से इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इन सब परेशानियों के बीच कैसे APJ अब्दुल कलाम जी ने अपनी सक्सेस का सफ़र कंप्लीट किया, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दिए, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब भी अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जो मैं चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा और जो कुछ मुझे और आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा वो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे शहर रामेश्वरम की मुस्लिम फैमिली में हुआ था। इनके फादर का नाम जैनुल आबिदीन मराकेयार था और इनकी मदर का नाम आशी अम्मा था। मराकेयार ग्रुप जो है ये एक मुस्लिम ग्रुप है जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, जहां पर तमिलनाडु, श्रीलंका, केरला जैसी जगहों पर मराकेयार ग्रुप के मुस्लिम्स आपको मिलेंगे जो कि 7th सेंचुरी में इंडिया में शिफ्ट हुए थे, जब इंडिया और अरब के बीच गुड्स की ट्रेडिंग चलती थी। APJ अब्दुल कलाम जी के वंशज काफ़ी वेल्थी लोग थे, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, लेकिन APJ अब्दुल कलाम के टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनके फादर जैनुल आबिदीन जी एक बोट ऑनर थे और ये हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी लेकर जाते थे अपनी बोट पर और वहाँ से वापस लाते थे। और इसके साथ ही इनके फादर मस्जिद के इमाम भी थे। APJ अब्दुल कलाम जी अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे और इनकी एक बहन भी थी। APJ अब्दुल कलाम जी ने 8 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए अपने बड़े भाई के साथ न्यूज़पेपर सेलिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। कलाम जी बताते हैं कि उनके फादर डेली उनको मस्जिद लेकर जाते थे नमाज के लिए और उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर ही रामनाथ स्वामी मंदिर भी था। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम का काफ़ी पॉपुलर मंदिर है और आज भी काफ़ी तीर्थयात्री वहां पर विजिट करते हैं। और रामनाथ मंदिर के जो बड़े पुजारी थे जिनका नाम था लक्ष्मण शास्त्री, वो कलाम साहब के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। और कलाम जी बताते हैं कि ये दोनों अक्सर सुबह की चाय पर बातचीत करा करते थे। APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने घर से ही कुरान और इस्लाम की एजुकेशंस हासिल की। और जब अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम के एलिमेंट स्कूल में जाया करते थे तो वहाँ उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री जी लक्ष्मण शास्त्री जी के बेटे थे और ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री जी दोनों एक साथ एक ही बेंच पर अपने क्लास में बैठा करते थे। कलाम जी बताते हैं कि एक बार उनके क्लास में एक नए टीचर आए और वो टीचर देखकर बहुत हैरत में पड़ गए कि एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम, 2 लोग एक साथ एक ही बेंच पर कैसे बैठे हैं। और उन टीचर ने APJ अब्दुल कलाम जी को वहां से हटाकर सबसे पीछे की बेंच पर पहुंचा दिया। ये बात सुनकर कलाम जी के फादर जैनुल आबिदीन जी और साथ में लक्ष्मण शास्त्री जी दोनों ही स्कूल पहुंचे और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने टीचर से कहा कि आपको छोटे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसका इन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टीचर ने इस बात को समझा और उनसे माफ़ी मांगी और फिर दोबारा से अब्दुल कलाम जी और रामानंद जी दोनों ही साथ बैठा करते थे। कलाम जी ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन सचवर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से कंप्लीट की और फिर 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब्दुल कलाम जी जब चिड़ियों को, परिंदों को उड़ता हुआ देखते थे तो उनके दिल में एक ख्वाहिश जागती थी कि वो भी इनकी तरह हवा में उड़ें और वो भी एक दिन ज़रूर एरोप्लेन उड़ाएं।
और इसी ख्वाहिश की वजह से उन्होंने MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसे काफ़ी कम पड़ रहे थे। और अब्दुल कलाम जी का ये जुनून देखकर उनकी बहन ज़ोहरा जी ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी सेल कर दी ताकि वो अब्दुल कलाम जी का एडमिशन करा सके। APJ अब्दुल कलाम जी MIT में एरो स्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे थे और यहाँ उनको एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट मिला जिसमें उनको लो लेवल एयरक्राफ्ट बनाना था। APJ अब्दुल कलाम जी ने कड़ी मेहनत की अपने प्रोजेक्ट पर और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लेकिन सबमिशन के दिन उनके प्रोफेसर को उनका ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और उन्होंने उनसे कहा कि ये प्रोजेक्ट तुम दोबारा बना कर लाओ। कलाम जी ने कहा कि इस पर दोबारा काम करने के लिए, इसको दोबारा बनाने के लिए मुझे तकरीबन 30 डेज का टाइम चाहिए, लेकिन उनके प्रोफेसर ने उनको साफ मना कर दिया और कहा कि 30 दिन का टाइम तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तुम्हें ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट करना है और अगर तुम इसको नहीं बना पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। APJ अब्दुल कलाम जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, लेकिन उनके प्रोफेसर की ये चाल उनको पीछे नहीं कर सकी। कलाम जी अपनी स्कॉलरशिप कैंसिल होने के डर से इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत और काफ़ी फोकस से काम करने लगे और 3 दिन तक बिना सोए लगातार उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया और 3 दिन बाद ही उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट कर दिया। ये देखकर उनके प्रोफेसर बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए और उन्होंने अब्दुल कलाम जी से कहा कि मुझे पता था ये प्रोजेक्ट 3 दिन में नहीं कंप्लीट हो सकता, लेकिन तुमने अपनी स्कॉलरशिप खोने के डर से इस प्रोजेक्ट को आखिरकार कंप्लीट कर ही दिया। और कलाम जी ने कहा कि इससे मैंने एक बात सीखी, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। मतलब अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपको अपने दिमाग को सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करना पड़ेगा। और MIT से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद APJ अब्दुल कलाम जी को बहुत बड़ा अवसर मिला जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून। इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून के इंटरव्यू चल रहे थे और APJ अब्दुल कलाम जी वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ और आप यकीन नहीं मानेंगे कि APJ अब्दुल कलाम जी 9th पोजीशन पे थे, यानी कि वो सिर्फ एक पोजीशन से ही रह गए थे और अब्दुल कलाम जी का ये सपना सिर्फ एक सपना ही रह गया। और इस इंसिडेंट को उन्होंने अपनी बुक में लिखा है जिसमें वो कहते हैं, जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये संसाधन हमेशा हमारे भीतर मौजूद थे और हमें इसको खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब APJ अब्दुल कलाम जी खुद उड़ने का सपना तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब वो इंडिया को एक नई उड़ान देने वाले थे और 1958 में उनका सिलेक्शन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हुआ और कुछ साल बाद ही विक्रम साराभाई के अंडर में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में प्रमोट कर दिया गया और वहां इनको अपना पहला मिशन मिला जिसमें इन्हें इंडिया का सबसे पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च करना था। लेकिन इनको इस बार के पास अपना कोई बड़ा बजट नहीं था और ना ही उनके पास कोई वर्कशॉप थी, लेकिन ये चीज़ें APJ अब्दुल कलाम जी को रोकने वाली नहीं थीं। कलाम जी ने फैसला कर लिया था कि वो कुछ भी करके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे और क्योंकि ये रॉकेट केरला के थुम्बा विलेज से लॉन्च होने वाला था तो इन्होंने थुम्बा विलेज के एक बहुत बड़े चर्च के पादरी से बात की और इन्होंने चर्च के पादरी जी से कहा कि हमें कुछ दिन के लिए अपने चर्च में काम करने दीजिए, हम यहाँ पर अपनी वर्कशॉप बनाना चाहते हैं। और उस चर्च में इतनी स्पेस थी कि वो इनके प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी थी। चर्च के पादरी जिनका नाम पीटर बर्नर्ड था, उन्होंने अपने लोगों से बात की और आखिरकार इनकी वर्कशॉप के लिए मंजूरी दे दी और फिर कलाम और विक्रम जी ने चर्च में ही अपना पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और ये रॉकेट बनाने की तैयारी में लग गए। अब रॉकेट तो बन चुका था, लेकिन अभी भी इनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी क्योंकि रॉकेट्स के जो पार्ट्स बनकर तैयार हुए थे उनको अब लॉन्च पैड ले जाने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं था और फिर इन्होंने रॉकेट के पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पर रखा और लॉन्च पैड तक पहुंचाया और फिर 21 नवंबर 1963 में इंडिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। और इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। और इसके बाद 1969 में इसरो बन गया था और वहाँ का सबसे पहला प्रोजेक्ट था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने APJ अब्दुल कलाम। और इसी प्रोजेक्ट पर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इंडिया का रॉकेट मिशन हमारा मिशन नहीं, बल्कि इस मिशन को स्टार्ट किया था 150 साल पहले टीपू सुल्तान जी ने और इस मिशन को क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो आज हम 150 साल बाद इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे। अब्दुल कलाम जी इस मिशन पर बहुत मेहनत से काम कर रहे थे
लेकिन इसी बीच अब्दुल कलाम जी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 1976 में उनके फादर जैनुल आबिदीन जी की डेथ हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा था और इस खबर को सुनकर उनको बहुत गहरा सदमा लगा। अब्दुल कलाम जी काफी टाइम तक मायूस घूमते रहे, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट पर उसी मेहनत के साथ दोबारा काम करना शुरू किया और फिर 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 10 अगस्त 1979 को इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से रॉकेट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ये बंगाल की खाड़ी में गिर गया। सभी लोग इसके बारे में पूछने लगे और काफी लोगों ने उस टाइम इसका मजाक भी बनाया। लेकिन फिर सामने आए सतीश धवन जी, जो कि इसरो के चेयरमैन थे, तो इस फेलियर की जिम्मेदारी उन्होंने खुद पर ली और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि नेक्स्ट ईयर ये प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे। और फिर उन्होंने बहुत एफर्ट और कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 में SLV-3 से रोहिणी 1 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। और इसके बाद अब्दुल कलाम जी ने इंडिया को पृथ्वी और अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइल दी और इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए जो इन्होंने योगदान दिया था, उसकी वजह से 1981 में अब्दुल कलाम जी को पद्म भूषण से नवाजा और 1990 में फिर पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया और इसके साथ फिर 1997 में भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब्दुल कलाम जी की इस सक्सेस को देखकर इनकी मदर और फैमिली मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और फिर 1998 में एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था पोखरण 2। ये एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था और इसको टेस्ट करने के लिए कलाम जी ने CIA को चकमा दिया था। इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर थे APJ अब्दुल कलाम और इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए USA, जापान जैसी काफ़ी बड़ी कंट्रीज से इंडिया पर प्रेशर पड़ रहा था कि इंडिया इस टेस्ट को नहीं करे, इस टेस्ट को बंद कर दे और इस प्रोजेक्ट को रोक दे। लेकिन उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने APJ अब्दुल कलाम जी से कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखें, आप इसको मत रोकना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और कलाम जी ने इसका टेस्ट 11 और 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में कंप्लीट किया और इसी टेस्ट ने इंडिया को पूरी दुनिया की नज़र में न्यूक्लियर पावर के रूप में उभारा। और फिर कलाम जी 29 दिसंबर 1999 में DRDO से रिटायर हो गए और वो 2001 में अन्ना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाने लगी। और फिर अब्दुल कलाम जी के साथ एक और स्पेशल इंसिडेंट हुआ। अब्दुल कलाम जी जब अपनी क्लास लेने जा रहे थे तो उनके पास एक कॉल रिसीव हुई और कॉल पर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने उनसे कहा कि कलाम जी, हमारे पास आपके लिए एक और काम है। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया को आप जैसे प्रेसिडेंट की ज़रूरत है और हमारी पार्टी आपको ये मौका देना चाहती है। कलाम जी को ये सुनकर बहुत हैरत हुई और उन्होंने कहा कि मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, आप ये सब सोचने के लिए। और फिर उन्होंने वापस कॉल करके इसकी मंजूरी दी। और जब पॉलिटिक्स में ये खबर फैली कि बीजेपी ने प्रेसिडेंट के लिए APJ अब्दुल कलाम जी को खड़ा किया है तो अपोजिशन में तहलका मच गया। अपोजिशन ने कहा कि गुजरात दंगों के बाद अब बीजेपी मुसलमानों के लिए अपनी छवि सुधारना चाहती है। लेकिन अपोजिशन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टीज थीं और ये लोग APJ अब्दुल कलाम जी के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी APJ अब्दुल कलाम जी को ही समर्थन मिला और अब सभी को पता था कि इस इलेक्शन में कलाम साहब ही जीतने वाले हैं। और अब APJ अब्दुल कलाम जी 27 जुलाई 2002 में इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए। लेकिन अब्दुल कलाम जी को जब कभी भी टाइम मिलता था तो ये अन्ना यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने चले जाते थे। कलाम जी को टीचिंग का, पढ़ाने का बहुत शौक था। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब इंडिया के प्रेसिडेंट एक महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे और प्राइम मिनिस्टर एक बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता हो कि APJ अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पर उन्होंने किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं सुनाई। सिर्फ एक ही इंसान को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जब 27 जुलाई 2015 में कलाम साहब की हार्ट अटैक से डेथ हुई, तब भी वो IIM शिलोंग में पढ़ाने ही गए थे। उन्होंने अपनी टीचर्स डे की एक स्पीच पर कहा था कि लोग मुझे एक अच्छे टीचर के रूप में याद करें, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। अब्दुल कलाम साहब के दफन यानी कि उनके अंतिम संस्कार में भी तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा लोग थे। और इससे पता चलता है कि APJ अब्दुल कलाम जी हिंदुस्तानियों के दिलों में कलाम चाचा, कलाम अंकल के रूप में थे और हमेशा रहेंगे। अब्दुल कलाम जी कहा करते थे, डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस।
अपने सपनों का पीछा करना बंद मत करो, क्योंकि सपने ही आपका कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी की इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी भी यही सिखा कर गए कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो करें, जिस चीज़ में आपका मन है वही काम करें। हमेशा मोटिवेटेड रहें, ज़िंदगी प्रॉब्लम से भरी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो इन प्रॉब्लम का डट कर सामना करे। बाकी वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिएगा, और ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे और आगे कुछ और नया सीखेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।